Welcome to another episode of Paricharcha. So today we have a very special guest with us, Colonel Hemant Saxena. He is an outstanding author. He has written a book and his second book in Hindi is coming up. We are republishing his first book and of course the second book we are publishing. So Colonel Saab, welcome to the show. It's an honor that you are here. So Colonel Saab, basically एक क्वेश्चन हम शुरुआत में सबसे पूछते हैं विच इज़ कॉमन टू ऑल द गेस्ट्स इररिस्पेक्टिव कि आप किस फील्ड से हैं. नाउ सिंस यू आर एक्स इंडियन आर्मी नंबर वन एंड यू आर एन ऑथर, राइट. हम ऑथर वाली जर्नी की बात करेंगे, राइट. सो हाउ एंड व्हेन यू स्टार्टेड राइटिंग एंड इवेंचुअली बिकेम अ पब्लिश्ड ऑथर. Thank you, Tanmay ji. Thank you for giving me this opportunity to talk about my journey as an author. Despite being an army man for all these years, 40-50 years of my life has been spent like this. Tanmay ji, लिखने का मुझे लगता है it started off much early when I was a student. ये अलग बात है कि जो लिखते थे वो इसलिए नहीं लिखा जाता था कि उसको पब्लिश होना है या किसी बुक के फॉर्म में वो आना चाहिए. उन दिनों बस एक बात होती थी, कुछ चीज़ ऐसी लगी जो लगता था, हाँ जुनून था. आपको ये लगता था कि यार ये बात आपके मन में आई है और ये विचार शायद सभी के जहन में ना आया हो तो इसे एक्सप्रेस करना होगा. तो वो एक थॉट था जिसकी वजह से ऑफ एंड ऑन कुछ लिखे, कुछ थोड़ा बहुत लिखते रहते थे. बट इट वॉज नेवर विद द पर्पस ऑफ हैविंग इट पब्लिश्ड एज अ बुक और बीइंग एन ऑथर. और उन दिनों तो पब्लिशिंग वाज नॉट सच एन ईजी थिंग. आई मीन आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, सेल्फ पब्लिशिंग इज़ अनदर एरिया, लेकिन उन दिनों ऐसा कुछ नहीं था. तो जर्नी मेरी उस समय शुरू हो गई थी. बट द मोमेंट आई वेंट इनटू आर्मी में वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी. वहाँ की लाइफ अलग थी, वहाँ के कमिटमेंट्स अलग थे. तो लिखना कहीं बैकग्राउंड में चला गया. और उसके बाद जब मेरी ये सर्विस ख़त्म हुई, आर्मी की सर्विस ख़त्म हुई, उसके बाद भी मैंने 4-5 साल और बाहर काम किया. वो जब सब कुछ हुआ तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नॉट ओनली ड्यूरिंग माई स्टूडेंट डेज बट ऑल्सो ड्यूरिंग माई लाइफ इन आर्मी I have come across very many people who have impacted my life greatly. उनका कोई एक ख़ास काम करने का तरीका या एक आध कोई ऐसा इंसिडेंस जिसमें उन्होंने मतलब दे जस्ट वेंट बियॉन्ड. एक आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक मूवमेंट होता है. तो ऐसी कई चीज़ें मैंने विटनेस की और मुझे ऐसा लगा. और उस समय तो मैं उसको बस अपने मेमोरी में रखता रहा या फिर उसको अपने डायरी कर लिया, कहीं नोट बना लिया. बाद में मुझे लगा कि these people have contributed in such a way in shaping my life in a manner that I am today. I must bring it down for more people to read about it. उससे शायद ऐसा होगा कि we will not only be able to appreciate the people who have been in uniform, who have served this nation as army people, or in some manner or the other they have been connected with the army. तो उनकी लाइफ को, उनका एक अलग पर्सपेक्टिव मैं सामने ला सकूँगा. एंड दैट वाज द मेन मोटिवेशन फॉर मी टू स्टार्ट द जर्नी एज अ पब्लिश्ड ऑथर. एंड वेल, माय फर्स्ट बुक वाज पब्लिश्ड 2022. दैट इज़ आफ्टर कोविड. जी, आफ्टर कोविड. कोविड में टाइम भी मिल जाता था लिखने का. हाँ, वो एक ऐसा पीरियड था जो काफ़ी लोगों ने अपने अपने तरीके से इस्तेमाल किया. एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू कलेक्ट माई थाट्स, पुट देम टुगेदर, एंड वेल देन दिस बुक केम आउट फाइनली. दिस इज़ कॉल्ड ऑलिव डायरीज. It is a collection of 7 stories. They're very, very close to my heart. Either those stories I have personally lived those moments, or some of my friends they have lived those moments, and they're so close to me that when I spoke to them, it was as if I'm getting that first-hand information, as if I'm present there. तो ये है वो लिखने की journey so far. That writing encouraged me, gave me more will. And some people told me that, look, you can write in a legible manner. People will be able to make out what you write, what you're trying to say. So don't stop writing. और जितना आप लिखते रहेंगे चीज़ें निखरती रहेंगी.
So with this hope, I am continuing with this journey. ग्रेट. तो आपकी जो ये फर्स्ट बुक है ओलिव डायरी, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन, आप ऐसे कह सकते हैं. हाँ, तन्मय जी, मैं ये कहूँगा, फिक्शन कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिएटिव लिबर्टीज़ लेनी होती हैं कई बार. नेचुरली. नॉट जस्ट क्रिएटिव लिबर्टीज़, आर्मी और डिफेंस से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट होता है, जो सिचुएशंस होती हैं जहाँ ये स्टोरीज़ लाइफ में आती हैं, हर बात को आप वैसे ही प्रेजेंट नहीं कर सकते. कुछ तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, कुछ और सेंसिटिविटीज़ होती हैं, और कुछ जो लोग होते हैं, जो दोज हु आर द रियल हीरोज, दे ऑल्सो डोंट वांट टू बी आइडेंटिफाइड. समटाइम्स दे वांट टू प्रिजर्व दैट आइडेंटिटी. तो इन सब चीज़ों की वजह से आई डिसाइडेड टू write them as fiction. I have taken some creative liberties, but by and large, the spirit of the stories is untouched. It is exactly what it was. उसमें कोई fiction नहीं है. ओके. थोड़ी सी चर्चा हम आपकी पहली बुक पे करेंगे. जी. ऑफ कोर्स इट्स अ रियलिस्टिक फिक्शन. यू हैव लिव्ड दो स्टोरीज, चाहे वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, चाहे आप खुद उसमें प्रेजेंट हो. तो बेसिकली कुछ कैरेक्टर्स आपने रियलिस्टिक लिए होंगे, कुछ के नाम बदले होंगे, जैसे अभी आप बता रहे थे. 7 स्टोरीज़ हैं ऑब्वियसली. आपके हिसाब से जब आप उसको लिख रहे थे तो वो 7 इंसिडेंट्स ही आपने क्यों चूज़ किए? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है तन्मय जी, कि वही 7 इंसिडेंट्स क्यों, वही 7 लोगों की कहानियाँ क्यों, व्हाई नॉट अदर्स. मुझे लगता है कि थिंग्स दैट इम्पैक्ट यू मोस्ट, दे स्टे ऑन द फोरफ्रंट ऑल द टाइम. दे कैनॉट जस्ट गो इन टू ओब्लिवियन, दे जस्ट कैनॉट गो इन टू द बैकड्रॉप. और जब चीज़ें आपके जहन में हमेशा रहती हैं, वो तो आप उन्हीं के बारे में लिखना चाहते हो. मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जो आर्मी की जर्नी है, विच इज़ गुड अबाउट 31-32 ईयर्स, उस पीरियड में मुझे कई लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला. और जैसे मैंने आपको बताया, उनमें से कुछ एयरफोर्स से रिलेटेड हैं, कुछ मैं आर्मी में जब इंजीनियर्स में था उस पीरियड की कुछ इवेंट्स हैं. बाद में मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में आ गया. वो पीरियड मेरा काफ़ी फ्रूटफुल रहा, बिकॉज वो एक ऐसा मौका होता है जब आप अनफिल्टर्ड, अभी आपने एक अनप्लग्ड वर्जन यूज़ किया था, यहाँ अनफिल्टर्ड इंटरेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये सब पर्दे के पीछे होता है. तो जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं वैसे ही होता है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं वैसा होता है. मूवीज़ में आपको हर चीज़ को कंप्रेस करके एक छोटे से फॉर्मेट में लाया जाता है. और इतना ही नहीं, उसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं. इंटेलिजेंस की लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग होती है. वो इतनी बोरिंग होती है कि आप उसमें उलझे रहते हैं. आपको ये नहीं पता होता है कि ये किस तरफ जाएगा, क्या इसका सही नतीजा निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा. और अगर कभी किसी केस में ऐसा होता है कि नतीजा वैसा निकलता है जैसा आप चाहते हैं, तो वो बहुत देर बाद होता है. तो इसलिए ये इट इज़ नॉट एज एक्साइटिंग एज इट साउंड्स और इट्स लुक्स इन द मूवीज़ और इवन इन द बुक्स. The life is very very dull and very very boring. You don't know which direction it is going, but you hope and pray, and lot of people in your team, they work very hard to make it happen the way it should happen. So to answer your question, ये जो कुछ stories हैं, 7 stories हैं, they have happened over a period of time, perhaps in a span of years, if not more, couple of years at least. जो क्वालिफाइंग एक्ट है, जो मोमेंट है जिसके ऊपर ये स्टोरीज वीव हुई हैं, वो मोमेंट इतना है. बैकग्राउंड में तो बहुत कुछ है, बहुत समय लगा हुआ है. तो सर आपने ये सेलेक्ट की स्टोरी 7, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया इंसिडेंट्स तो और भी हैं.
इन सातों में कोई ऐसी पर्टिकुलर स्टोरी जो खासकर आपके दिल को छुई हो? क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि भाई आपने सातों लिखी हैं तो आपके लिए तो सातों स्टोरीज इम्पॉर्टेंट है ना? बट ये हमें अंदर से पता होता है इन सातों में ये वाली स्टोरी जो है ये मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। तो कोई ना कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर होगी इसमें जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो सातों में से। तो उसके बारे में ज़रूर बताइए, और उस स्टोरी को अगर आप 2-3 मिनट में उसका एक समरी बता पाएँ ऑडियंस को। तन्मय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर ऑथर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टोरी तो बड़ी दिल के करीब होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि आपको वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। वो शायद उसने आप उसके साथ काफ़ी जिए होते हैं। मेरी स्टोरीज़ में भी एक स्टोरी है जिसको मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत क्लोज़ है। ये स्टोरी का टाइटल है पीर साहब। पीर साहब, as we all know, is normally referred, it's a very revered address. It is referred to someone who's dedicated for the welfare of others, completely dedicated, someone who's dedicated his life to the welfare of others. तो इस केस में भी एक बड़ा ही अनयूजुअल कैरेक्टर है ये। ही इज़ एक्चुअली अ टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, रजौरी पुंछ रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक टेररिस्ट कैसे डिवोटेड हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, वो कैसे पीर साहब बन सकता है, इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा कनेक्ट इस व्यक्ति से हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इंटेलिजेंस में रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय तक रहा हूँ फ़ौज में। तो उन दिनों मेरी तैनाती, मेरी पोस्टिंग पुंछ रजौरी सेक्टर में थी, और वो शुरुआती समय था। उस समय वैली में काफ़ी बुरी तरह से, ये लेट 90s की बात है, काफ़ी बुरी तरीके से फैल चुका था टेररिज्म। लेकिन पुंछ रजौरी में भी था, थाना मंडी, सूरनकोट, डोडा, किश्तवाड़, ये जो एरियाज़ थे इनमें काफ़ी धीरे धीरे ये टेररिज्म पनप रहा था। तो मेरी जब पोस्टिंग हुई तो मैं और आपको मालूम है फ़ौज में बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट होते हैं जो स्पर ऑफ द मोमेंट होते हैं, आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, आपको कहीं भेज दिया जाता है किसी काम के लिए। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे जिस जगह भेजा गया, इट वाज अ टेम्परेरी मूवमेंट, बिकॉज़ वहाँ जो ऑफिसर तैनात थे उनको कहीं ज़रूरी काम से कहीं जाना था, और मैं जहाँ था वहाँ शायद उतनी कमिटमेंट थी नहीं, उतना एक्टिविटी लेवल कम था। तो मुझे कहा गया कि आप उन्हें रिलीव कर दें। तो दैट्स हाउ आई रीच्ड इन दैट एरिया। द प्लेस इज़ कॉल्ड मेंढर। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ मेरे जाते ही एक इवेंट इंसिडेंस हो गया, टेररिस्ट इंसिडेंस, जिसमें टेररिस्ट ने आईईडी लगाकर, आईईडी कहते हैं हम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को, आईईडी फिट करके, वो रिमोटली ट्रिगर्ड आईईडी थी, लगा के एक आर्मी के कॉन्वाय आ रही थी। इसमें 2 ट्रक्स में सोल्जर्स थे, और वो एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे, वो लोग कहीं फायरिंग के लिए जा रहे थे रेंज पर। तो आप जान सकते हैं कि ट्रेनिंग में एक अलग फॉर्मेट में आदमी होता है, ड्यूटी पे एक अलग फॉर्मेट में होता है। और थोड़ी बारीकियों की अगर हम बात करें तो एक रोड ओपनिंग पार्टी हुआ करती, आरओपी कहते हैं जिसको हम। वो शुरुआती दौर में ऐसा होता था कि जिस सड़क से आर्मी का कॉन्वॉय मूवमेंट होना है, उस सड़क के ऊपर पहले एक रोड ओपनिंग पार्टी, आरओपी, एक निकाली जाती थी, जो ये निश्चित करती थी कि हाँ ये रोड अब सेफ़ है, और वो अपने साथ लोगों को बीच बीच रास्ते में छोड़ती चली जाती थी ताकि वो रोड सेफ़ हो जाए। चूँकि ये एरिया काफ़ी रिमोट था, यहाँ इंसिडेंट्स अभी उतने नहीं हुए थे, तो और रोड ओपनिंग करनी है तो उसके लिए अलग से रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। तो हुआ ये कि उतने रिसोर्सेज वहाँ थे नहीं, सिचुएशन शायद उतनी ग्रेव नहीं थी, या ऐसा लगा होगा कि अभी इतनी ग्रेव नहीं है, तो वो आरओपी वहाँ एक्सरसाइज में नहीं थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, और उसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए। वो इंसिडेंस ठीक अगले दिन हुआ जब मैं वहाँ पहुँचा, और उसके बाद ही मैं एक्शन में आ गया, मेरी टीम एक्शन में आ गई। लेकिन मैं उस इलाके के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मुझे ये बड़ा मुश्किल था वहाँ की डायनेमिक्स को समझना, वहाँ की इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली देखना कि कहाँ से कौन आया होगा, कौन लोग गड़बड़ हैं, क्या है। तो वो एक एफर्ट जब हुआ, और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे अनस्क्रूपलस लोग होते हैं जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं।
कुछ लोग ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉक्सिमिटी जो आर्मी के साथ है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो वो आपको आके कहेंगे कि मैं आपको खबर देता हूँ, ये ऐसा है, वो फ़लाना आदमी, ढिकाना आदमी, और शायद वो उनकी अपनी पर्सनल एनिमोसिटी होती है, तो वो इस तरीके से वो मिसडायरेक्ट भी करते हैं और वो अपना बदला भी निकालने की कोशिश करते हैं। बाद में उस आदमी को जाके बताएंगे कि तू अगर मेरा ये नहीं काम करेगा तो फ़ौज तेरे साथ ऐसा करेगी, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ शुरुआत में, एंड वी वर हमारी टीम, मैं तो उन दिनों वहाँ कहीं किसी काम से बाहर गया था, तो मेरी टीम को कोई इनपुट मिला और वो एक फैमिली को उठा के ले आए, जिस फैमिली में एक बुज़ुर्ग ऑलमोस्ट टचिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, बरकतुल्ला चौधरी, नाम मैंने बदल दिए हैं, मैं आपको बता दूं बिकॉज मैं यही पूछने वाला था। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करें, ख़ास तौर से उन लोगों की जिनके साथ कोई तरीका नहीं है उनकी कंसेंट लेने का। तो एनीवेज दिस जेंटलमैन और उनके 2 बेटे जो मिडिल एज थे, और उनके भी 2 बच्चे, तो वो और बिल्कुल यंगस्टर थे, 15-16 साल के, 17 साल के बच्चे 2। तो इस तरह से वो पूरी फैमिली के मेल मेंबर्स को उठा के हमारी टीम ले आई, क्योंकि ये शक जाहिर किया गया कि जो ये बरकतुल्ला चौधरी हैं, ये पुराने टेररिस्ट हैं, इसलिए आप आजकल कुछ नहीं करते अलग बात है, लेकिन ये एक तंजीम, पाकिस्तानी तंजीम थी अल बदर। तो अल बदर एक्चुअली अफ़गानिस्तान से जनरेट हुई थी, और ये तंजीम फिर JNK में भी काम करती रही। और जब ये हुआ कि ये एक हिज़्बुल मुजाहिदीन जो मेन तंजीम थी उससे ये अलग होकर नई नई तंजीमें पैदा करनी है ताकि डाइवर्सिफाई हो और ज़्यादा एरिया कवर कर सकें, तो उस समय अलबदर काफ़ी प्रोमिनेंस में आई, और ये जम्मू कश्मीर का इलाका, रजौरी पुंछ का इलाका इनको दे दिया गया कि इधर आप अपना ऑपरेशन करिए। अक्रॉस POK में कोटली था, वहाँ से कनेक्ट हो गया। तो ये जो श्रीमान जी थे, इनको एरिया कमांडर वहाँ का तैनात कर दिया गया था, ये रिकॉर्ड में था। तो वो किसी वजह से वो काम करते रहे, फिर कुछ और इंसिडेंसेस हुए, तो उस चलिए मैं आपको थोड़ा सिलसिलेवार बता ही देता हूँ ताकि वो थोड़ा बैकग्राउंड बन जाए। तो ये श्रीमान जी ने जब ये काम शुरू किया तो ऑब्वियसली उन दिनों फ़ौज की प्रेजेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी वहाँ, तो वो आसानी से, और उनको एक कहा जाता है कि सैटेलाइट फ़ोन भी पाक ISI ने उनको दिया हुआ था ताकि वो अक्रॉस द बॉर्डर कम्युनिकेट कर सकें, और उन दिनों सैटेलाइट फ़ोन को इंटरसेप्ट करना तो इतना आसान नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन उन दिनों तो बिल्कुल ही अनहर्ड ऑफ था। तो वहाँ से ग्रुप चलते थे, ग्रुप क्रॉस होकर के इंडिया की तरफ, हमारे तरफ आते थे, वहाँ से ये अपने कोई लोकल गाइड्स को लगा के उनको एक हाइड आउट मिल जाते थे, जो हथियारों का ज़ख़ीरा आता था उसको आर्म्स कैशेज़ बना रखे थे, उससे अलग वहाँ रखवा देते थे, और इनको फिर ऑपरेट करते रहते थे। तो वहाँ के जो लोकल कमांडर्स थे उनको ये टेररिस्ट कार्डर फीड करने का काम करते थे एज एन एरिया कमांडर। तो उस में क्या हुआ, कुछ दिनों बाद तो इनका भांडाफोड़ होना ही था, बिकॉज जैसे जैसे आर्मी वहाँ, जैसे इंसिडेंसेस हुए, आर्मी वहाँ बढ़ी, उन्होंने देखना शुरू किया कि भाई किस इलाके में हो रहा है, कौन आदमी है, क्या है। तो उन्हें लगा कि अब ज़्यादा दिन ये चलेगा नहीं, तो उन्होंने फिर आर्मी से कांटेक्ट किया, और आर्मी से कांटेक्ट करके एक ऐसा तरीका ईजाद किया, वो अपने पाकिस्तान के जो ISI हैंडलर्स थे उनके साथ कांटेक्ट में रहते थे, और कहते थे कि मैंने 6-8 ग्रुप निकलवा दिए आपके, अब अगले ग्रुप को पकड़वाना है, तो उस ग्रुप में आप जो भी आपको ऐसा लगे कि भेज दो, इसका कुछ नहीं बिगड़ता, उनको आप रख देना, ज़्यादा माल मसला मत रखना, ज़्यादा असला मत देना, ज़्यादा हथियार मत देना, बट मैं इसकी खबर इनको दूंगा फ़ौज को, और जब वो खबर फ़ौज को मिलेगी और उस पर एक्ट करेंगे और वो सही निकलेगी तो मेरी क्रेडिबिलिटी बन जाएगी, तो आगे के फिर मैं आपके 6-8 ग्रुप क्रॉप। तो ये स्ट्रैटेजी वो फॉलो किया करता था, और इस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन किस्मत तो हम सब लोगों को एक दिन दिखा देती है कि आप कितने स्मार्ट हो। उनके साथ भी यही हुआ। एक बार एक ग्रुप आया हुआ था जिस ग्रुप को उन्हें फ़ौज को देना था, और इनके जो 4 लड़के थे इनके एक्चुअली, तो वो चारों भी इसमें इन्वॉल्व थे। वो उनको कैशे तक ले जाना है, ये करना, बाकी लोगों को भी वो इस्तेमाल करते थे, वो अपने बच्चों को भी उन्होंने इसमें काम में लगा रखा हुआ था। तो हुआ ये कि जब एक ग्रुप लेकर के एक लोकल गाइड लेके जाने वाला था, और यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने आर्मी को पास कर दी कि एक ग्रुप यहाँ से पता सुना है ऐसा ऐसा निकलेगा, और यहाँ से इस टाइम पे शायद निकलेगा, और इधर कहीं जाना है, तो आप बीच में एम्बुश लगाइए और उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए। लेकिन हुआ ये कि उनका जो लीडर था, जो लोकल गाइड था, वो उसकी तबीयत अचानक रात में ख़राब हो गई। तो उनका एक जो बड़ा लड़का था
उसको तो पता नहीं था, तो वो उस ग्रुप को लेकर के निकला। तो जब चौधरी साहब घर में आराम फरमा रहे थे तो उनका बेटा वो ग्रुप को लेकर के आर्मी के एम्बुश में फंस गया, वहाँ गोलियाँ चली और ही डाइड। अगले दिन सुबह जब मालूम था कि ये ग्रुप मारा जाएगा तो उनको पता था, लेकिन जब वो गए वहाँ अपना क्रेडिट लेने के लिए तो उनको उनका लड़का नज़र आया वहाँ पर। ही वॉज riddled, bullet riddled body was lying there and he was crestfallen. He had never imagined कि ये उनके साथ भी हो सकता है। और लेकिन जब ये हुआ तो उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि एक बार आपका बच्चा आ गया है इस नेट में, वो कितना भी कहने लगे कि नहीं मैं तो अनजान हूँ, हालांकि उसने यही कहा कि साहब अगर मुझे ये पता होता कि मेरा बेटा इसमें शामिल है तो मैं आपको इसकी खबर कैसे देता, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। और लेकिन ये बिल्कुल ही उल्टा था, उन्हें सब पता था और वो जानते थे कि ये मारा कोई और जाएगा, लेकिन इस बार उनका बेटा मारा गया। तो वो मेरे ख्याल है मोमेंट था जिसने उसको बदल दिया। उस मोमेंट के बाद उसने ये तय किया कि मुझे ये काम नहीं करना है। उसने अच्छा फिर फ़ौज का तो काम चलता ही है, उन्होंने घर में रेड मारा तो बहुत सारी इनक्रिमिनेटिंग चीज़ मिली क्योंकि वो तो इन्वॉल्व थे ही, लेकिन उन्होंने सारा वो डाला अपने बेटे के ऊपर जो मर चुका था। लेकिन 2-3 बेटे और थे तो उनको भी पकड़ के ले गई। आर्मी तो छोड़ेगी नहीं किसी को क्योंकि वो लोग भी थोड़े बहुत तो इन्वॉल्व थे ही। तो उनको जो 6-8 महीने रगड़ा लगा है, ज़िंदगी ने जो चक्कर चलाया है, उससे उनको ये समझ में आया कि जो वो ये कर रहे थे वो शायद कोई अच्छी बात नहीं थी, और उस लेसन को उन्होंने अपने हार्ट पे लिया। तो मेरा इंटरेक्शन एक्चुअली तब नहीं हुआ उनसे, मेरा इंटरेक्शन बाद में हुआ जब वो ये सब कुछ छोड़ चुके थे। लेकिन उनके खिलाफ इतना बैकग्राउंड था तो किसी ने कहा कि ये शामिल हैं इस आईडी ब्लास्ट में, और इसलिए उनके परिवार को और उनको उठा के ले आए थे। तो तन्मय जी हुआ यही कि उस पर्सन ने अपनी सेक्लूडेड लाइफ शुरू की, किसी तरीके से वो अपना टाइम काटता रहा, लेकिन हर बार कोई ना कोई वजह से वो इस तरह के चक्कर में पड़ जाता क्योंकि बैकग्राउंड उसका ऐसा था। तो इस चर्चा इस कहानी में हुआ मोड़ इस तरह से आया कि जब मैं वहाँ इंटरेक्ट किया उससे, और उस दिन मेरे इंटरोगेशन रूम में इनको लेकर के आए, और जब मैंने बाद में देखा बारीकी से तो मुझे लगा कि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और शाम तक इंटरोगेशन हुई और मैं आई रियलाइज कि देयर इज़ नो पॉइंट कीपिंग दिस मैन इन द कस्टडी, और फिर मैंने उनको छोड़ दिया, जाने दिया। उनको बताया कि नहीं आप इन्वॉल्व नहीं हो। हालांकि मैंने उनको ये भी बताया कि आई नो अबाउट योर पास्ट, आई ऑल्सो नो व्हाट यू हैव बीन इन्वॉल्व विथ, हाउ आर योर पीपल अक्रॉस, ऐसे करके मैंने उसको हिंट दिया। ही डिडंट से मच, लेकिन हुआ ये कि उनके दिमाग में वो बात बैठ गई। हालांकि मैंने उनको जाने दिया, वो चले गए, बात ख़त्म हो गई। इसके बाद जो स्टोरी जब डेवलप हुई वो ये हुई कि मैं अपने 6 महीने के आसपास के करीब आई रियलाइज दैट आई वॉज डीलिंग विथ अनदर इन्फॉर्मेंट। वो मुझे कोई खबर दे देता था कि ये जी ऐसा हो रहा है, यहाँ एक मीटिंग होने वाली है, वो ऐसा है, वो वैसा है, और वो इतनी इम्पॉर्टेंट बात करता था कि इतनी इम्पॉर्टेंस दिखाता था अपने इन्फॉर्मेशन की कि मुझे लगता था कि ये पता नहीं सच भी बोल रहा है कि नहीं। और वो समय था जब हेड काउंट एंड वेपन काउंट वो मैटर करता था। आजकल तो दूसरे तरीके से देखते हैं टेररिज्म को, आप उसके रूट कॉज में जाते हैं। उन दिनों यही था कि कितने हथियार आपने पकड़वाए और कितने टेररिस्ट आपने मरवाए, ये आपकी सक्सेस स्टोरी होती थी फॉर इवन फॉर अस इंटेलिजेंसेस। जबकि हमको एक्चुअली और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना चाहिए, पर उन दिनों मसला कुछ इसी तरीके से था। तो हम लोग भी उसी तरीके से काम में लगे हुए थे कि किस तरह से पता लगे कौन टेररिज्म है, क्या है, कहाँ से हथियारों की रिकवरी हो सकती है, कहाँ से ग्रुप्स पकड़े जा सकते हैं, ऑल दैट। तो इस आदमी जो मेरा इन्फॉर्मेंट था उसने मुझे बताया कि मंजाकोट एक जगह है राजौरी से थोड़ा आगे, वहाँ से ऊपर एक ढोक है। ढोक इज़ एन आइसोलेटेड लिविंग स्पेस। ढोक कहते हैं वहाँ कश्मीरी लैंग्वेज में, राजौरी में डोगरी लैंग्वेज कह लीजिए आप। तो वहाँ एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वो होते हैं जो बकरवाल होते हैं जो अपनी बकरियां चराते जी हैं। बकरियां भेड़ वगैरह लेके चलते वो हैं, शायद जो बॉर्डर पार भी चली जाती हैं। हाँ वो फिर एक्चुअली वो ग्रीन पास्चर्स उनको ऊपर मिलते हैं गर्मियों में, तो वहाँ उनको चराते हैं। और वहाँ रहने की उनका परमानेंट अबोर्ड नहीं है, तो वहाँ वो टेम्परेरी घर बना लेते हैं, उनको ढोक कहते हैं आमतौर पे। और वो आमतौर पे वो खाली पड़े रहते हैं, लेकिन इस पीरियड में जब वो वहाँ पर हैं तब फिर वो वहाँ पर अपनी लाइफ स्टॉक को बांध लेते हैं, बकरियों को रात को सुबह निकाल के ले जाना है, किसी इस डायरेक्शन में ले जाना है जहाँ चारा मिल जाए, इस तरह का चलता है। और उनकी काफ़ी ह्यूज नंबर में होते हैं, किसी के पास 200 हैं, किसी के पास 400 हैं, किसी के पास 1000 जानवर हैं। तो वो सब उनको ऐसा इस तरह की वो नोमैड लाइफ
उनकी होती है। And that is a temporary shelter. हाँ, that's a temporary shelter. It is occupied only a particular period of time in the year when you are a season. गर्मियों में खास तौर से, क्योंकि गर्मियों में ऊपर फिर बर्फ पिघल जाती है और हरा चारा बड़ा अच्छा मिलता है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि सब फलाने ढोक पे, वहाँ कहीं एक ढोक है ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के, और वहाँ कोई एक मीटिंग होने वाली है। और हमें ये कहा गया कि आप मत चले जाना वहाँ पर, क्योंकि मीटिंग कोई ऐसा नहीं कि वहाँ टेररिस्ट आने वाले हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कुछ पॉलिसी डिसीजन होंगे, हो सकता है कुछ लोग बड़े इंपॉर्टेंट लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा क्या होगा, तो आप नहीं जाना वहाँ पर। और मुझे लगता था कि ये मुझे कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं कि हमें बताते रहें और हम कहीं और घूमते रहें और हो कुछ और रहो। तो वो आदमी के ऊपर मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं था, और जब ज़्यादा थोड़ी देर मैंने उससे इंटरेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि नहीं, ये हो सकता है, ये मुझे ही इज़ टेकिंग मी फॉर अ हाइक एंड आई कैन नॉट लेट दिस हैपन। तो मैंने तय किया कि जब एक बार उसने डेट टाइम वगैरह फिक्स कर दिया, तो मैंने उसको बोला कि देख ऐसा है, मैं वेरीफाई तो कराऊंगा, पर तेरे को मैं ये वर्ड ऑफ ऑनर देता हूँ कि आई विल नॉट लॉन्च एन ऑपरेशन चाहे वहाँ कोई भी हो। दिस अश्योरेंस आई कैन गिव बिकॉज यू टोल्ड मी दैट देयर विल बी नो टेररिस्ट देयर, देयर मे बी पीपल हु आर डाउटफुल इंटेग्रिटी, OGWs हम लोग कहते हैं, ओवर ग्राउंड वर्कर्स, दे आर सिंपथाइजर्स, टेररिस्ट सिंपथाइजर्स। हाँ, टेररिस्ट सिंपथाइजर्स। तो ये हो सकता है उनके खिलाफ आप कुछ प्रूव नहीं कर सकते। तो दे सेड कि देयर विल बी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस, सो आई विल लेट यू नो कि क्या होते हैं, बिकॉज उधर इंटरनली मेरा बंदा है वो उसके लॉजिस्टिक्स में, पर आप मत चले जाना वहाँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बट यू नो लाइफ कैसे कहाँ ले जाती है, और मुझे लगा कि ये मुझे बहुत दिनों से बेवकूफ़ बना रहा है और मुझे तो जाना ही है। तो मैं और मेरे दो साथी और एक वेपन था हमारे बीच में, वी डिसाइडेड टू रीच देयर एंड वी डिड गो। हम कैसे पहुँचे वहाँ पर वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन जब हम रात को वहाँ पहुँचने वाले थे, वी वर अबाउट 100 मीटर्स शॉर्ट ऑफ दैट ढोक। मैं तो ये मान के चल रहा था कि इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया, वहाँ मुझे कोई ना, ढोक भी शायद मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन वहाँ कोई मिलेगा नहीं। एंड व्हेन आई वाज क्लोजिंग इन, आई हर्ड अ बार्किंग साउंड ऑफ डॉग। तो ये जो बकरवाल होते हैं, इनके पास एक खास कुत्ते हैं जो अपने साथ रखते हैं, शिकारी कुत्ते होते हैं, उनको ये लोग कहते हैं बकरवाली डॉग्स कहते हैं, या इनको गद्दी कुत्ते कहते हैं, गद्दी डॉग्स कहते हैं। They are used for protecting the cattle. हाँ, the cattle, and they are used for, they are very ferocious and they are very brave, and they एक या दो वो अपने पास रखते ही हैं, क्योंकि उनको वाइल्डरनेस में रहना, जंगली जानवर भी आते हैं। तो वो जब उसकी आवाज़ सुनाई दी तो मुझे लगा कि इसका मतलब कि यहाँ पर लोग हैं, अगर कुत्ता है, बकरवाली कुत्ता, गद्दी कुत्ता है, तो वहाँ ज़रूर कोई ना कोई। तो हम जैसे और क्लोज गए तो वहाँ हमको लाइफ स्टॉक दिखना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई बकरवाली फैमिली है तो उनका लाइफ स्टॉक भी होना चाहिए, वो भेड़ बकरी होनी चाहिए, वो नहीं थी वहाँ। तो फिर हम बिल्कुल जब उस ढोक पे पहुँच गए। अच्छा, ढोक का कंस्ट्रक्शन हिल्स में क्या होता है कि एक तरफ से हिल होता है, चढ़ रहे हैं आप, और वहाँ कट करके और जगह बना के वहाँ पर बना देते हैं वो अपना टेम्परेरी। तो एक तरफ की दीवार बच जाती है उनकी, बिकॉज वो हिल वाला एरिया, और दूसरी तरफ वो पत्थरों को यूज़ करके बना लेते हैं। तो अगर आप उस तरफ से आएँ तो आप यू कैन रीच दी रूफ टॉप ऑफ द ढोक विदाउट एनी एफर्ट। आराम से चलते हुए आप सीधे छत पे पहुँच, अनडिटेक्टेड, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। सो व्हेन वी रीच ऑन टॉप, हम सामने देख रहे हैं कि ढोक का सामने से दरवाज़ा ये है, और हम तो छत पे हैं, 3 लोग हैं हम लोग, एंड वी हैड वन वेपन अमंगस्ट आवरसेल्फ। और इससे पहले कि हम तय करें कि क्या होना है, सडनली अ डोर ओपन्स एंड समवन वॉक्स आउट, ही हैज़ अ टॉर्च। अब रात का समय है तो आप और कुछ समझ नहीं सकते कौन है क्या है, एंड द टॉर्च थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होती है और वो रास्ते से निकल जाते हैं आगे। तो ये तो ऐसी स्थिति आ गई कि ना हम अब वापस लौट सकते हैं, और हमें ये नहीं पता कि कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा तो पता नहीं है। तो उस स्थिति में पहुंच के दी स्टोरी टेक्स एन इंटरेस्टिंग टर्न व्हेन आई डिसाइड कि अब और एक कोई तरीका नहीं है, वी हैव टू गेट इनसाइड द ढोक, वी हैव टू सरप्राइज देम, बिकॉज बाहर तो हम ज़्यादा देर बच नहीं पाएंगे। एक तो हथियार ही एक है हमारे पास, अगर ज़्यादा लोग हुए तो हम, और खुले में तो हम कभी नहीं बचेंगे। तो वी हैव टू गेट इनसाइड एंड सी व्हाट इज द सिचुएशन। शायद इस शॉक एंड इस वजह से हम शायद सिचुएशन कंट्रोल कर लें, बट दैट्स द ओनली वे। एडवांटेज ऑफ शॉक। जी, बिल्कुल सरप्राइज। उन्होंने ये जाना, उन्हें नहीं पता कि कोई आ सकता है इस समय, तो हम शायद उसका एडवांटेज हमें मिल जाए। और एक और रास्ता था कि हम लोग चुपचाप वापस चले जाएं, वो हमारे दिल ने गवारा नहीं किया।
जब एक बार आपको पता लग जाए तो फिर आपको लगता है कि नहीं, वरना वो जीवन भर हॉन्ट करता है। हाँ, आपको लगेगा कि इसी दिन के लिए तो आर्मी में आए आप आर्मी में आए थे और यही मौका देख के आप पीछे हट गए ना, ऐसे नहीं हो सकता। एंड नन ऑफ अस वर रेडी फॉर दैट ऑप्शन, दैट वाज नॉट एन ऑप्शन एक्चुअली। तो हम लोग अंदर गए तो वी डिड सरप्राइज देम। इंसिडेंटली देयर वर नॉट मेनी पीपल। 2 बंदे थे जो कुछ रजाई सी ओढ़ के लेटे हुए थे और एक लेडी थी और एक छोटा बच्चा था और वो थोड़ी दूरी पर वो किचन में जो बनाया हुआ था कुछ खाने से खिलाने की कोशिश कर रही थी। एंड सो वी सरप्राइज देम एंड फर्स्ट थिंग वी डिड वाज कि उनको हमने चेक किया कि कहीं हथियार तो नहीं है, कुछ नहीं है, एंड वी फाउंड कि उनके पास कुछ नहीं है। तो इट वाज अ नॉर्मल फैमिली एंड वो भी बड़े सरप्राइज थे कि ये कहाँ से आ गए, फौज कौन आ गए और क्या है, और हम तो सरप्राइज थे ही। तो हमने जब पूछताछ करना शुरू किया तो दे वर वेरी अनकंफर्टेबल। और फिर हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि इतना बड़ा पतीला भर के मटन बना हुआ है और राइस बना हुआ है। तो हमने कहा कि यहाँ 3 लोग दिख रहे हैं, एक आध चलो चला गया होगा बाहर, इतना सारा क्यों बना हुआ है? तो दैट रेज्ड दी क्यूरियोसिटी इन अस कि ये क्या हुआ। तो फिर हमने उनको टोका, पूछना शुरू किया। तो वो दे वर यंग बॉयज एक्चुअली, वो 18-20 साल के रहे होंगे एंड दे वर वेरी अनकंफर्टेबल। और वो एक उसमें से मेरी तरफ देखे जाए तो आई हैड टू टेल हिम कि डू यू नो मी? सो ही सेज यस एंड व्हेन ही सेड यस तो इट वाज अ टाइम फॉर मी टू बी बैफल्ड। मैंने कहा मुझे कैसे जानता है ये? तो मैंने उसको पूछा और एक तो थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम, उनकी बक्कर वाली लैंग्वेज इज़ नॉट ईजी टू फॉलो। हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं थे, एक हमारे साथ था लोकल जो थोड़ा डायलेक्ट समझता था। तो उसको जब हमने पूछा तो ही सेज मेंढर। तो इट अपीयर्ड दैट वन ऑफ द बॉयज दैट डे जब हम उन्हें उठाकर लाए थे इंटरोगेशन करने के लिए वो आईडी ब्लास्ट के इन्वेस्टिगेशन में, वन ऑफ देम बॉय वाज दैट। तो ही रेफर्ड एंड देन आई वाज सडनली, तो मेरे तो एकदम गार्ड ऑफ हो गया। मैंने कहा अरे बेटा तुम क्या ये वो। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, दो I should not have done that because I didn't know what the intent was and there was one person who had gone out. तो हमने उनसे बात करना शुरू किया लेकिन वो उनके पास कोई जवाब नहीं थे। फिर जब हमने उनको थोड़ा सख्ती किया, हमने कहा देखो उस दिन तो मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन आज तुम छुपा रहे हो और तुम क्या छुपा रहे हो अगर तुम नहीं बताओगे तो आई एम एब्सोल्युटली। देन आई गिव हिम अ स्टोरी कि हमारे पूरे ये घेर लिया है, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, बिकॉज आई वांटेड टू convey that we are well prepared and don't think that you can get away by getting pressure tactics. जी। तो वो एक साइकोलॉजिकल गेम जो होता है वो हमने शुरू किया। तो वो बच्चे ने थोड़ा कुछ बताया, एक तो वो उसका कम्युनिकेशन हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। देन वी आस्क्ड दैट लेडी आल्सो, शी आल्सो डिडंट से एनीथिंग। तो ऐसे कुछ चलता रहा। फिर फाइनली व्हाट आई डिड वाज आई पोस्टेड वन पर्सन ऑन द रूफ टॉप। मैंने कहा तुम थोड़ा नज़र रखना चारों तरफ और मैं नीचे ज़रा इनसे थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो ऊपर वाले ने मुझे सिग्नल करके ऊपर बुलाया, ही सेज प्लीज़ कम। तो वो एक हमारा सिग्नल, प्री सेट सिग्नल होते हैं इस तरह से जब कम्युनिकेट करना है, क्योंकि रेडियो सेट भी नहीं था हमारे पास में। तो जब मैं ऊपर पहुंचा तो द पर्सन शोड मी अराउंड, ही सेज ज़रा देखिए इधर इशारे से। एंड व्हेन आई लुक्ड देयर आई वाज फ्रोजन। देयर वर टॉर्च लाइट्स ऑल अराउंड द ढोक। कोई लाइट यहाँ जलती थी बंद हो जाती थी, कोई वहाँ जलती थी बंद हो जाती थी। एंड if not more than at least 15-20 people must have been in that vicinity. थोड़े डिस्टेंस पर थे लेकिन पहाड़ों में उतना अंदाज नहीं पता लगता, बट डेफिनेटली वी वर सराउंडेड। और मेरे दिमाग में इमीडिएटली सारे वो थॉट्स और विचार आने शुरू हो गए। आई स्टार्टेड एनालाइजिंग दैट प्रॉबेबली वी आर ऑन अ रूट, इन्फिल्ट्रेशन रूट ऑफ टेररिस्ट एंड दिस इज अ ग्रुप। दोज डेज उस एरिया में ग्रुप साइज भी ऐसे होता था, 18-20, 15-20 लोगों का होता था। बाद में तो छोटे छोटे हो गए थे क्योंकि जब आर्मी ज़्यादा चुस्ती से एरिया कंट्रोल करती तो बड़े ग्रुप्स फिर नहीं निकल पाते। बट उन दिनों वहाँ थोड़ा सा मामला ऐसा था। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड एंड देन आई डिडंट नो व्हाट इट इज़। देन आई टोल्ड दैट पर्सन, आई सेड ओके होल्ड ऑन। आई वॉज स्टार्टेड थिंकिंग कि इस केस में अब व्हाट इज़ माई नेक्स्ट मूव। आई हैव वन वेपन, लिमिटेड एमिनेशन, total 3 people, one of them is here, 2 of us are inside, we don't know how to deal with a situation like this. तो मुझे ऐसा लगा कि something out of the box has to happen, otherwise they will keep closing in and finally we will confront them and they will be too close to us for our comfort and it will not end well. तो
इस विचार के आते ही फिर मैंने सोचा अब क्या किया जा सकता है. देन आई वेंट डाउन एंड आई टोल्ड दैट बॉय, आई सेड तुम मुझसे झूठ बोलते रहो और तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारा आज काम हो जाएगा. आवर टीम इज़ ऑल अराउंड. I have to just give one signal and they'll attack here. You all will be finished. Today is the last day. तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हुआ ही. उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता ये वो. But he also said that when I asked कि क्या है ये, तो he says some people were to come. अंकल लेने के लिए गए थे, उनको लेके आना था, बट ऐसा नहीं है वैसा नहीं. He was just trying to give some story. तो I said okay, finish. तो I said there is one way now I have to communicate with these people who are now closing in. तो वो कैसे करूँगा मैं? तो I gave some thoughts to my boy and then we enacted this. मैंने उस बच्चे को पकड़ा और उसको लेके मैं ऊपर गया ढोक की छत पे. I had no intention of using them as a human shield. No, that was not the case. I wanted to communicate to the people कि we are in control here. We have the control of the situation. So whatever your intentions are, we are in control. So जब मैं उसको बच्चे को ले जाने लगा तो that lady also started crying and she started following and she started coming. पता नहीं क्या करने वाले हैं ऊपर ले जाके. तो वो जो जैसी thought होती है. And so when all this commotion happened, I didn't want that thing to happen, but I wanted to sort of communicate to them कि भाई whatever it is. लेकिन उस कमोशन से ये हुआ कि सडनली दी लाइट्स स्विच्ड ऑफ और उसके बाद में ऐसा लगा मुझे कि देयर इज़ सम कन्फ्यूजन इन दी पीपल अराउंड अस. वो टाइम कुछ थोड़ा मुश्किल सा ही गुजरा. 20-25 मिनट का समय जब दे वर ऑल्सो इन अ हीटेड एक्सचेंज, समथिंग वाज हैपनिंग एंड ऑल दैट. फाइनली नीचे से फिर मेरे पास मैसेज आया. द बॉय टोल्ड मी कि वो कोई अंदर नहीं आएगा unless I give them a signal. This was also pre-decided. I said तू पहले से क्यों नहीं बता रहा भाई, चल ऊपर आ, सिग्नल दे. So we took him there and he gave the signal but nobody came. Obviously they had not planned for any of the army people to be around and then they were also very cautious whosoever they were and so nobody came and finally we waited. फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ डिस्कशंस चल रहे हैं. रात में तो ज़्यादा आवाज़ साफ आती है, ख़ासतौर से जंगलों में. तो कुछ हीटेड एक्सचेंज चल रहा है, कुछ बातें चल रही हैं. उसके बाद में देन दी ऐसा लगा डिस्पर्स हो गए लोग एंड दे स्टार्टेड गोइंग बैक. देन थोड़ी देर में ऐसा लगा कि नहीं दैट क्रैकिंग ऑफ ड्राइड लीव्स एंड चलने की आवाज़ पास में भी आ रही है. बट आई रियलाइज़ कि अगर कोई स्टेल्थ से आना चाहता है तो वो फिर इस तरह से आवाज़ करके नहीं आएगा. परहैप्स समवन वांट्स अस टू नो कि हम आ रहे हैं सो दैट वी डोंट फायर अपॉन हिम. और वही हुआ. I think इसी सब में पूरी रात निकल गई and the dawn was breaking when someone was standing far away and then this boy jumped. He says पीर साहब. तो मैंने बोला कौन पीर साहब? And then finally this man came. He was the same Barkatullah Chaudhary whom we had interrogated that day कि आप ID में हो, क्या है कैसा है. And of course we arrested him and then he told me, he says what I have done today, why I am here is based on a plan. तो मैंने बोला I have no idea of your plan, you did not tell me about any plan. He says no, it is not your plan, it is with one of the neighboring brigades we have this operation planned. Please speak to the brigade commander there and please satisfy yourself. I did that and I realized that there was an operation, but those were the days when people were not working in coordination. So the army people, that brigade was planning something. They had not kept us into the loop. We as an intelligence agency. So उस तरह के confusion की वजह से a fairly important. Then later on we learned कि ये he had planned to get a group and that group was to be surrendering or their weapons were to be given and that kind of a thing was to happen. But it did not go that way. When I came back from, then of course we released him and when I was coming he met me on the way. He stopped me and he told me, he says I'm really sorry. मैंने ये प्रॉमिस किया था उस इंसिडेंट्स के बाद से फौज को कि मैं एक बड़ा ग्रुप इनका लेके आऊँगा और कल रात में बिलीव यू मी देयर वर 13 फाइटर्स इन दैट थिंग एंड व्हेन यू सरप्राइज्ड अस दे ऑल वांटेड टू अटैक द ढोक. आई वाज ट्राइंग टू टेल देम कि नहीं ऐसा कुछ मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, फलाना ढिकाना. दे वर नॉट बिलीविंग मी एंड लेट मी टेल यू आई हैड टू सेंड माई सन विद देम एज ए गारंटी. So I was again taken aback. Someone who's already lost a son,
ही हैड सेंट हिज, तो बट मुझे मन में शक हुआ कि ये पता नहीं क्या है कैसा है. एंड फाइनली I told him, I said, any time you plan any operation, please keep me into loop. I am the intelligence body here, and unless I clear it, or whichever army group you want to plan, there's no problem. But please incorporate my inputs also, because it should not happen कि कहाँ क्या हो रहा है हमें पता नहीं लग रहा है. And that's what I told the brigade commander also, which he agreed. And those days हम लोग अपना coordination ठीक करने में लगे हुए थे, शुरू के दिन थे. तो उसके बाद ऑफ कोर्स 6 months मोर आई स्टेड इन दैट एरिया. लेकिन कभी मेरी बरकतुल्लाह से सामना नहीं हुआ. जब मैं वहाँ से आने लगा तो मेरा डाइनिंग आउट किया वहाँ पर, एंड आई वाज विद द ब्रिगेड कमांडर, एंड देन ही ऑफर्ड मी अ ड्रिंक एंड वी सैट डाउन, एंड देन द टॉपिक केम ऑन बरकतुल्लाह. एंड देन ही टोल्ड मी वन मोर थिंग. ही सेज, सर आर यू अवेयर दैट दे किल्ड हिज सन द नेक्स्ट डे. जिस दिन ये इंसिडेंस हुआ, दे वर सस्पिशियस, वो इसके लड़के को ले गए थे साथ में, एंड नेक्स्ट डे दे किल्ड हिम एंड थ्रोन हिज बॉडी. मैंने कहा मुझे तो किसी ने नहीं बताया, आई डिड नॉट नो दिस. ही सेज दिस इज़ नॉट ऑल, ही इज़ नाउ प्रिपेयरिंग हिज थर्ड सन टू, एंड ही इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ गिवन अप. ही सेज मैं इनसे बदला तो लेके रहूँगा, इनका पूरा ग्रुप सत्यानाश करूँगा. I was actually taken aback. A man who has been into terrorism, who has been looking only at his own personal interest, now he is vouching कि मुझे ये पूरा ग्रुप ख़त्म करना है. मुझे he could have easily allowed those 13 fighters का जो ग्रुप था to attack. अब क्या करें, आ गए तुम सामने तो मैं क्या करूँ. But he knew that it'll end up in a bad way. And he also said कि that day when you brought my grandson on top, जो मेरी बहू है उसकी मदर है, शी एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू मी कि आप हो वहाँ पर. मैंने बोला आप हो, हाउ डज शी नो मी. शी सेज नहीं, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट यू इन दी होम, बिकॉज दैट टाइम दैट द वे यू ऑनरेबली एक्सनरेटेड अस एंड यू डिड नॉट परस्यू अ बीटन लाइन. सो आई वॉज वेरी क्लियर कि अभी ये अटैक नहीं हो सकता. तो आई डिसुएडेड देम, आई सेंट माई सन. तो आई वॉज एक्चुअली टच्ड. प्रॉबेबली दैट डे हिज सन took the place of those bullets which could have were meant for us, probably, I don't know. So and he was already referred to as Peer Saab because he had changed his way of life and all. So locally he was known as Peer Saab, but I realized that anybody can become a Peer Saab if there is a spirit for doing good for others. A man is not permanently good or bad. Someone who was a terrorist commander, if he decides to be good, he can be a Peer Saab. सेम थिंग जो वाल्मीकि हमारे अगर वो लुटेरे हो सकते हैं तो वो राम की कहानी कहने वाले इतने बड़े कवि भी हो सकते हैं. सो आई थिंक दैट वाज अ लेसन विच आई गॉट, एंड दैट्स व्हाई पीर साहब इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. आई रियली लव दैट स्टोरी. बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया. टचिंग स्टोरी हमें ही लग रही है, तो नेचुरली आप, क्योंकि जब यू वर द सेंटर ऑफ द स्टोरी, तो नेचुरली आपके लिए तो ये बहुत करीब शायद आज भी रहा होगा, क्योंकि मेमोरीज तो अभी भी ताज़ी हैं. आपकी एक बुक और आ रही है जो हिंदी में है, एंड इट इज़ अ कंप्लीट नॉवल, राइट? दरार. जी, उसके बारे में हम ज़रूर चाहेंगे कुछ आप बताएं, और उसकी भी एक स्टोरी शॉर्ट में. थैंक यू तन्मय जी. परेशानी ये है कि दो तरह की परेशानियां हैं एक्चुअली. एक तो ये कि हिंदी में लिखना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है. मेरी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी भाषी इलाके से आता हूँ, लेकिन फ़ौज में जो 35-40 साल निकले हैं उसमें कंप्लीट वर्किंग मीडियम हैज़ बीन इंग्लिश, तो अंग्रेज़ी में लिखने की आदत हो गई थी. तो एक तो चैलेंज ये है, इसलिए भी और समय लग रहा है, और दूसरी चीज़ ये कहानी पूरी नहीं हुई है. तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कितनी इस बारे में बात हो सकती है. बहुत थोड़ा सा डिस्कशन, ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई आने वाली किताब किस थीम पर है. जी जी, ज़रूर. तो ये एक सोल्जर की कहानी है. मेरी सभी राइटिंग में आमतौर पे सोल्जर्स और आर्मी लाइफ ज़्यादा फोकस में रहती है, क्योंकि मैंने बहुत सारा समय अपना आर्मी में बताया है. तो ये जो स्टोरी है ये भी एक सोल्जर की कहानी है, एक आम सोल्जर जो होता है. और
एक सोल्जर की लाइफ एक ऑफिसर्स की लाइफ से बहुत मुश्किल होती है फ़ौज में। वहाँ उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, इतना समय नहीं होता है उसको अपने लिए, और उसे हमेशा दूसरों के ऑर्डर्स के मुताबिक काम करते रहना होता है, तो उसके पास एक्चुअली पर्सनल स्पेस भी नहीं होती है। ऐसे मौके पे अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाएं जो आपको सवाल आपके जहन में उठाने पे मजबूर करें कि ये क्या हो रहा है ज़िंदगी के साथ में, इस सब का क्या मतलब है, तो अगर ऐसी स्थिति में एक सोल्जर आ जाए तो वो कैसे डील करेगा अपनी आर्मी लाइफ को, अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी फैमिली को। ये पूरा सब्जेक्ट है इस कहानी का। दरार एक गैर ज़रूरी कहानी, गैर ज़रूरी मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि सभी लोग इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। काफ़ी लोगों को लगेगा कि ये क्या है, और इसलिए मुझे लगा कि क्या ये ज़रूरी है सबको सुनाना, पर मुझे लगता रहा कि नहीं, ये ज़रूरी है। तो मैं एक आम पाठक के परिप्रेक्ष्य से कहूँगा कि गैर ज़रूरी है, पर मेरे लिए तो बड़ी ज़रूरी है, और मैं सारी चीज़ें छोड़ के अभी इस पर फोकस कर रहा हूँ। आई एम मोर देन हाफ वे थ्रू इट। मेरा प्रयास है कि इस साल ये कहानी पूरी हो जाए और ये पाठकों के सामने आए। तो जैसे मैं कह रहा था कि इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ सोल्जर जो अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ढूंढ रहा है, और उसके साथ कुछ ऐसी चंद बातें होती हैं जो उसको बदल देती हैं, उसको पूरा कम्प्लीटली टर्न अबाउट कर देती हैं। नज़रिया बदल जाता है उसका दुनिया के को देखने का, ख़ास तौर से जब वो बहुत हार्डशिप में होता है। तो उसका कुछ हिस्सा श्रीलंका में गुजरा है, जहाँ उन दिनों हमारी IPKF गई थी। उस पीरियड में वो एक यंग सोल्जर होता है, वहाँ जो इंसिडेंसेस होते हैं कैसे उसके थॉट प्रोसेस को शेप करते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ एक अलग लाइफ है। ही प्रॉबेबली वांट्स टू गेट मैरिड टू अ गर्ल, वो नहीं कर पाता है बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एंड ही कम्स एंड जॉइन्स आर्मी। तो उसकी एक अलग वो पर्सनल लाइफ एक अलग चल रही है। उसके बाद वो कभी वो अपने घर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो वहाँ जाएगा तो उसको वो मेमोरीज डिस्टर्ब करेंगी। आगे फर्दर जब आगे होता है तो ही इज़ लिविंग अ लाइफ, अ डिफ़िकल्ट लाइफ इन सियाचिन ग्लेशियर। तो एक जो डिफाइनिंग मोमेंट है वो सियाचिन के बैकड्रॉप में हो रहा है, जो इंसिडेंस उसको कम्प्लीटली बदल देता है, उसको उसको वो सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो लाइफ को कैसे डील करे, वो इन चीज़ों को कैसे डील करे। तो दरार इज़ सिनोनिमस विथ द क्रेविसेस। दरारें जो जी 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 ग्लेशियर जी में होती बिल्कुल, हैं। ग्लेशियर में जो दरारें होती हैं वो एंडलेस हो सकती हैं, वो छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, ट्रेचरस तो होती ही हैं। तो इट्स अ मेटाफॉर फॉर हिज लाइफ डिफ़िकल्टीज दैट ही इज़ गोइंग टू डील विथ। तो जो आइस क्रेविसेस या स्नो क्रेविसेस हैं उनसे मेटाफॉर लेके मैंने उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। देखते हैं कहाँ पहुँचता हूँ। मैं जैसे कह रहा था कि दिन में हम लोग बात कर रहे थे कि आई एम अ वेरी क्योटिक राइटर, बहुत संभल के और बहुत व्यवस्थित होके नहीं लिख पाता हूँ, तो अक्सर समय जो भी टाइमलाइंस होती हैं वो मेरी फेल हो जाती हैं। होपफुली इस बार आपको निराश नहीं करूँगा, आपने मुझे बहुत समय दिया है। Hopefully I'll be able to complete it by the end of this year, and hopefully it will be liked by people. I will get the same kind of love and affection as I got for Olive Diaries. बहुत अच्छा सर। तो बेसिकली हमें इंतज़ार रहेगा आपकी हिंदी वाली किताब का भी। और जो आपने स्टोरी अभी पीर साहब की नरेट जी की, उससे रिलेटेड एक थोड़ा सा फिक्शनल क्वेश्चन कह दीजिए या ह्यूमरस क्वेश्चन कह दीजिए। जी मैं बहुत लोगों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि जब आप उसे नरेट कर रहे थे तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक हमारे सामने मूवी चल रही है ना। ऑब्वियसली ट्रू इंसिडेंट है, वो आपने झेला है, झेला ही बोलूँगा, है ना, जी क्योंकि एक किस्म से आप बचकर आए हैं, जी जी है ना। एकदम। है ना, तो वो तो आपने झेला है, मगर सुनने वाले के लिए तो इट्स एन इंटरेस्टिंग फिक्शनल स्टोरी जी जिसमें एक्शन भी जी है ना, एब्सोल्युटली। एस्पिनेज भी है, हाँ एक्शन भी है, सारी चीज़ें हैं।
अब उसी को अगर हम हाइपोथेटिकली देखते हैं, और हाइपोथेटिकली भी क्यों हो सकता है, आगे मैच्योर भी हो जाए ये चीज़। अगर सपोज़ आपकी इस स्टोरी पर, पीर साहब पर कोई मूवी बनती है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मेरे ख्याल से बननी चाहिए, इट्स एक्सीलेंट प्लॉट, और आपको अगर फ्री हैंड दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से एक्टर्स ऐसे होंगे? एक्टर्स तो आपने शायद कोई बताई नहीं उसमें है, तो एक्टर्स जो हैं उसमें, जी। वो आपके हिसाब से अगर आप पे फ्री हैंड है, तो आप किसको कास्ट करना चाहेंगे अगर कास्टिंग का काम आपको दे दिया जाए? तन्वी जी, बहुत मुश्किल बात है। नहीं, पिक्चर तो देखते लेकिन हैं आप। हाँ, नहीं नहीं, पिक्चरें देखता हूँ, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल जो अच्छे एक्टर्स हैं, उनका नाम डेफिनेटली लेना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले इरफान खान साहब की याद आती है, लेकिन वो तो अब इस दुनिया अनफॉर्चुनेटली में है नहीं नहीं। है। विकी कौशल इज़ वन गुड चॉइस। एक सीरियल आया था जमताड़ा वाला, एक था उसमें एक कैरेक्टर था विच ही वर्कड इन लापता लेडीज ऑल्सो। Okay. इफ आई रिकलेक्ट, देयर इज अ बॉय who gets married and his wife gets separated. I think that boy has done a fantastic job. Ravi Kishan was a surprising element. I don't know whether he fits into any of the role, but I was really impressed to see his work in that Lapata Ladies. तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इतना अच्छा, fictional। हम इसको जी। थोड़ा छोटा करते हैं, जी। हम दो कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके। आपके रोल में कौन फिट रहेगा, नंबर 1, जी। और पीर साहब के रोल में कौन फिट रहेगा? हाँ, तो मुझे लगता है कि विकी कौशल शुड डू द पीर साहब थिंग, ओके। एंड यंगस्टर, बिकॉज मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ, एक समवन हुज हेडी, हुज इमेच्योर, हु वांट्स टू टेक द एक्शन इमीडिएटली। तो उस रोल में सम यंगर जनरेशन, देयर लॉट ऑफ गुड वर्क वी हैव सीन। मैंने एक चर्चा किया ही सम श्रीवास्तव, आई डोंट रिमेंबर द नेम, Okay. बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई वुड नॉट, बट आई वुड लव अगर कोई इस पर फिल्म बनाने की बात सोचे या नहीं, सीरीज। अच्छा, आफ्टर रिटायरमेंट अब आप एक किस्म से हम कह सकते हैं, नाउ यू आर अ फुल टाइम ऑथर। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और कुछ नहीं करता हूँ मैं। हाँ, तो हाउ डू यू परसीव योर लाइफ एज अ फुल टाइम ऑथर? हाँ, मैंने जब शुरू किया लिखना, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत ही फॉर्मेटेड तरीके से काम करना चाहिए, बिकॉज नाउ आई एम एन ऑथर, आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर, और आई एम गोइंग टू बी अ पब्लिश्ड ऑथर। तो आई मस्ट हैव शेड्यूल। कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि लिखना मेरे लिए कंपल्शन नहीं होना चाहिए। मज़ा तब आता है क्योंकि देखिए, और अच्छा हमेशा नहीं लिखा जाता। एक बात और भी आपसे कह दूं, बिल्कुल अच्छा लिखने का मतलब है कि इट इज़ एट अ डिफरेंट लेवल। ये ऊपर पहुंचा है वहां, तो ऊपर क्या चीज पहुंचती है? जो नीचे आती है, जो नीचे आती है ना। वेव का फॉर्म ऐसे ही होता है ना, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो वो एक मोमेंट होगा, आप लिखते जा रहे हो, कभी अच्छा लिखोगे, कभी उतना अच्छा नहीं लिखोगे, कभी कुछ और खराब भी लिखोगे, पर एक मोमेंट आएगा, अगर आपकी क्रिएटिविटी चल रही है, वो फ्लो है, तो आप वहां पहुंचोगे, और तब जो लिखोगे आप, वो बढ़िया होगा, वो परफेक्ट होगा। लेकिन आप प्रयास करके कि मेरे को परफेक्ट लिखना है, शायद मुश्किल नहीं हो होगा, पाता। शायद प्रयास मुश्किल होगा। करके तो आप, जैसे एग्जाम होता है ना, जी आप जी जी, रट के लिखते हैं, करेक्ट। उसे प्रयास करना बोलते हाँ हैं। हाँ हाँ, सही कहा आपने। क्रिएटिविटी वो हुआ कि आप रात को या सुबह 4 बजे आपकी आंख खुली, कोई ख्याल आपके दिमाग में आया, आप तुरंत उठे और आपने वो लिख दिया। दैट इज दैट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, ट्रू। और शायद ऐसा लिखते हैं जब आप, तो उस मैटर को आपको एडिट करने की भी आपने नहीं कई बार जरूरत नहीं नहीं पड़ती। पड़ती, बिल्कुल सही बात है। जब वो अपने आप फ्लो में आता है ना, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं नहीं लिख पाता हूँ, तो समय निकलता चला जाता है। चलिए, कोई नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल। जी जी। वैसे तो आपकी एक किताब आई है, दूसरी अभी आप लिख रहे हैं, तो मेरा ये सवाल 2-3 पार्ट्स में है। पहली बात तो आपके फेवरेट ऑथर्स, जिनको पढ़ के आपको लगा कि भाई मुझे लिखना चाहिए, हालांकि इस कविता के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर नहीं, कुछ इफ यू आर नॉट अ रीडर यू कैन नॉट बी अ राइटर। अग्रीड, ये तो डेफिनेट सी बात। जी बिल्कुल। तो एक तो ये कि कौन कौन से आपके ऐसे ऑथर्स हैं जिनको आप पढ़ते हैं या पढ़ा है, और जिन्होंने आपको ये मोटिवेट किया कि भाई नाउ आई शुड कन्वर्ट माय इंसिडेंट्स, माय रियल लाइफ इंसिडेंट्स इनटू फिक्शन। और दूसरा कि जो यंग बच्चे कर रहे हैं काम,
जो लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अब आजकल कोविड के बाद तो एक नया लोगों को जी, शौक बिल्कुल, आया है, बिल्कुल, तो जी। उनके लिए एक पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि भले ही आपकी बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं है मगर आपका लाइफ का एक्सपीरियंस ज़रूर है। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप इन्हें अलग अलग भी जी, आंसर कर जी। सकते हैं। ठीक है तन्मय जी, पहला सवाल तो बहुत आसान है, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो हिंदी जो मैंने पढ़ा है तो मुझे प्रेमचंद से प्यार है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको पढ़ना। कुछ ट्रांसलेटेड वर्क हैं जो विमल मित्र बंगला साहित्य में हैं, उनका मैंने जब ट्रांसलेशंस पढ़े हैं, चरित्रहीन और वो जी जो जी है। बहुत सारे बहुत अच्छे हैं, गणदेवता है, चरित्रहीन, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, मेरे ऑथर हेली, उनके जो राइटिंग है उसमें काफ़ी, एयरपोर्ट, हॉस्ट, होटल, हाँ वो वाले बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल डायग्नोसिस, एयरपोर्ट। तो इसके अलावा मैंने ज़्यादा और नॉन फिक्शन जैसे मैंने कहा नहीं पढ़े हैं, और थोड़ा उस तरफ डायरेक्शन कम जाता है। सेल्फ हेल्प बुक्स में भी थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जा पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सेल्फ हेल्प बुक्स एक्चुअली हेल्प नहीं कर पाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा वो, आप किसी चीज़ को शब्दों में जब आप बांधने की कोशिश करते हैं ना, तो अगर आपने स्टेप बना दिए 1 2 3 4 5, तो आपने सब चीज़ें रिजिड कर दी। कोई भी चीज़ लास्टिंग आपके साथ तब रहती है जब आप एक्सप्लोर करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, आप उसके साथ तब बंध पाते हो। क्योंकि ये इतना वास्ट फील्ड है, इतना बड़ा एरिया है, आप एक ही टॉपिक को लेके एक डायरेक्शन में निकल जाओ, उसी टॉपिक को लेके किसी और डिफरेंट डायरेक्शन में निकल जाओ, तो दोनों अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस होंगी और दोनों इक्वली मास्टरपीस होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी अगर यंग जनरेशन है या जो भी मेरी तरह हैं जो 55 साल 56 साल या 60 साल के बाद लिखने की बात सोच रहे हैं, मुझे लगता है उनको ये पता होना चाहिए कि वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों लिखना चाह रहे हैं। अगर वो थॉट के साथ में चलें तो इट विल बी वेरी सेटिस्फाइंग, बिकॉज देन यू विल नो क्या होगा कि आपको बहुत सारा एडवाइस भी मिलती हैं, और बहुत सारे लोग आपको इवैल्यूएट भी करके बताते हैं कि आप तो ये ठीक कर रहे हो या ये ठीक नहीं कर रहे हो, या ऐसे करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो उस समय अगर आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हो ये, तो आप इन सब से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और आप अपना काम अच्छी तरह से कर सकोगे। और आज जैसे बात हो रही थी स्वांतः सुखाय, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा करने में तो मत लिखो। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, और मेरे ख्याल से ये एक एग्जैक्ट मोटिवेशनल स्टेटमेंट था जो आपने एंड में कहा कि भाई लोगों को ये जानना चाहिए कि भाई उन्हें क्यों लिखना है। अगर आपको पता ही नहीं है क्यों लिखना है तो मत लिखो। जी, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है कनेक्ट करने का, अपनी बातें कम्युनिकेट करने का। आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस इनिशिएटिव दैट you've taken. थैंक यू, It's थैंक यू it's सर। it's really a wonderful opportunity for people like us. You are an inspiration because I've seen you now for some time. The way you have taken up things and gone ahead with that, with all kind of distractions in life coming. Kudos to you, artist. Congratulations. Wish you all the very best for all your Thank you endeavors. sir, and thank you for coming on the show.